अस्सलामुअलैकुम। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको डिपेंडेंट वीज़ा के लिए स्पाउस वीज़ा जो होता है यूके के लिए अप्लाई करने का तरीक़ाकार बताऊंगा। पहले हमने मेन एप्लीकेंट के लिए वीज़ा अप्लाई करने का तरीका बताया था। तो सबसे पहले आप गूगल पे लिखिए यूके वीज़ा एप्लीकेशन। उसके बाद जो पहला लिंक है उसको ओपन कीजिए। उसके बाद ये पेज ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल डाउन कीजिए। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा का ऑप्शन मिलेगा, आप उस पर जाइए। वहाँ पे आप देखिएगा योर पार्टनर एंड चिल्ड्रन, इस ऑप्शन पे जाएं। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन कीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ होगा कि आप अगर 9 मंथ से लॉन्गर वहाँ पे स्टडी के लिए जाएँ तो अपने डिपेंडेंट को साथ लेकर आ सकते हैं। आपका पार्टनर जो है वो आपका हस्बैंड हो सकता है, आपकी वाइफ हो सकती हैं, और आपका 18 ईयर्स से बिलो चाइल्ड हो सकता है। इसके बारे में सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है, आप पढ़ सकते हैं। इसमें सारा उन्होंने ब्रीफली आपको समझाया है कि कौन इसके लिए एलिजिबल है। अगर आपका चाइल्ड जो है वो 16 या 17 के बिटवीन में है, एज में है, तो आपको उनको बताना होगा कि वो मैरिड है या अनमैरिड है और वो आपके साथ रहता है। अगर रहता है तो उसकी सारी डिटेल्स आपको देनी होंगी। उसके बाद आप ये देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने मनी दे नीड टू सपोर्ट देमसेल्फ यहाँ पे लिखा हुआ है कि लंदन में रहते हुए 845 और आउटसाइड लंदन 680 पाउंड जो है वो मंथली क्या कहते हैं सपोर्ट करने के लिए उनकी जो है वो फ़ंड्स जो है रिक्वायर हैं। जो आप मल्टीप्लाई करें 9 मंथ्स पे तो वो जितने भी बनते हैं आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। उसके बाद फर्दर प्रोसीड करते हैं। अगर आपका पार्टनर 12 महीने यूके में रह कर आए हैं या रह रहे हैं वहाँ पे 12 महीने से ज़्यादा, तो उनको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि उनके पास ये फ़ंड्स अवेलेबल हैं। उसके बाद हम यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन एज योर पार्टनर आउटसाइड द यूके पे अप्लाई करेंगे। और नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो चाइल्ड आउटसाइड यूके है। ठीक है, चाइल्ड के लिए सेपरेट ऑप्शन है और डिपेंडेंट के लिए सेपरेट ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन जो है डिपेंडेंट के, जैसे कि मैंने इसको ओपन किया। अब आपने यहाँ पे मेंशन करना है कि आप इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्थर्न आयरलैंड जा रहे हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन ही मोस्टली यूज़ होता है हमारे लिए। तो उसके बाद वो पूछते हैं आपके पास करंटली EU, EEA और स्विस पासपोर्ट है, तो आप वहाँ पे ऑब्वियसली आपके पास अगर वो नहीं है तो आप उसको नो करके नेक्स्ट कीजिए। उसके बाद वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप पार्टनर डिपेंडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं या चाइल्ड डिपेंडेंट, तो आप पार्टनर डिपेंडेंट के लिए वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट कीजिए। उसके बाद ये आपसे पूछ रहे हैं सिलेक्ट योर बायोमेट्रिक कंट्री, मतलब अपने बायोमेट्रिक किस कंट्री में देना है, तो आप अपने कंट्री का नाम लिख के नेक्स्ट कीजिए। उसके बाद VFS सेंटर, जो फाइंड अ वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर पे क्लिक करके आप देख सकते हैं अवेलेबल सेंटर्स। उसके बाद आप आई हैव आइडेंटिफाइड द लोकेशन करके नेक्स्ट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे डिपेंडेंट पार्टनर वीज़ा का ये पेज ओपन होगा। इसमें उन्होंने मेंशन किया है कि आप यहाँ पे यूके से बाहर रहते हुए एक पर्सन जो वो ऑलरेडी वीज़ा होल्ड करता है उसके साथ अप्लाई करने के लिए इनमें से जो एलिजिबल हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कोई स्किल्ड वर्कर है, ग्लोबल टैलेंट, स्टार्टअप, इनोवेटर, स्टूडेंट। जो आप अगर स्टूडेंट के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो आप तब भी यही ऑप्शन चूज़ करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि जो स्टूडेंट है उसके पासपोर्ट की डिटेल्स आपको चाहिए। उसके बाद उनका जो कैश नंबर है वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अप्लाई कैसे करना है, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म एंड आंसर इन इंग्लिश। सारे आंसर जो है इंग्लिश में होने चाहिए। IHS फ़ीस पे करनी है, वीज़ा फ़ीस पे करनी है। उसके बाद आपने VFS सेंटर जाने पे फिंगरप्रिंट्स और पिक्चर के लिए। और इसमें ये लिखा कि अगर आप 25 मिनट इनएक्टिव रहेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन इसमें सेव रहेगी। इसके बाद आप अप्लाई नाउ पे कीजिए और उसके बाद कंटिन्यू कीजिए। यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस दीजिए। ठीक है, ईमेल एड्रेस एंटर करने के बाद नीचे अपना पासवर्ड दीजिए। पासवर्ड लिखने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करिए। नेक्स्ट पर्सन यू आर अप्लाइंग विद और ज्वाइनिंग, जिसके साथ आप अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है, मतलब जो स्टूडेंट है, जो मेन एप्लीकेंट है, उसका आप नेम यहाँ पे एंटर कीजिए। जैसे अगर आप फीमेल हैं तो आप अपने हस्बैंड का नाम एंटर कीजिए और उनके फादर नेम, देन नेक्स्ट कीजिए। उसके बाद उनकी नेशनलिटी और डेट ऑफ बर्थ के बारे में पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे आप उनकी नेशनलिटी एंटर कीजिए और उनकी डेट ऑफ बर्थ एंटर कीजिए। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद वो उनके पासपोर्ट की डिटेल मांग रहे हैं। आपके पास अगर उनका पासपोर्ट है तो आप यस करके उनका पासपोर्ट नंबर ऐड कीजिए। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कीजिए। इसमें पूछा जा रहा है कि आप साथ ट्रैवल कर रहे हैं या आप उनसे पहले ट्रैवल कर रहे हैं या आप उनके बाद ट्रैवल करेंगे। इसमें चूज़ करके हम साथ ट्रैवल कर रहे हैं, सेव एंड कंटिन्यू कीजिए।
उसके बाद पूछा जा रहा है मेन एप्लीकेंट के करंट यूके इमिग्रेशन स्टेटस के बारे में, कि जो मेन एप्लीकेंट है वो किस वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा है। तो अगर वो स्टूडेंट के लिए अप्लाई कर रहा है तो आप यहाँ पे स्टूडेंट सेलेक्ट कीजिए, और स्टूडेंट सेलेक्ट करने के बाद आपने उनकी एप्लीकेशन पहले फिल कर ली होगी। अगर तो आप उनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास उनका GWF नंबर होगा। GWF नंबर सेलेक्ट करके उसका नंबर एंटर कीजिए, वो एंटर करके सेव एंड कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद यहाँ पे मेन एप्लीकेंट का स्टेटस पूछा जा रहा है, उसने ऑलरेडी इमिग्रेशन परमिशन मिल गई है, तो ऑब्वियसली उनको नहीं मिली होगी, क्योंकि आप साथ ट्रैवल कर रहे हैं अगर, तो उनके पास इमिग्रेशन परमिशन नहीं होगी। अगर वीज़ा इशू हो गया तो इसका मतलब है कि इमिग्रेशन परमिशन मिल गई है। सेव एंड कंटिन्यू कीजिए। स्पॉन्सर लाइसेंस नंबर पूछा जा रहा है। स्पॉन्सर लाइसेंस नंबर आपकी यूनिवर्सिटी का लाइसेंस नंबर होता है, तो वो आप अपने कैश नंबर से ले सकते हैं। उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कीजिए और सेव एंड कंटिन्यू कीजिए। देन उनके कोर्स की इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है जो मेन एप्लीकेंट है, तो उसके इंस्टीट्यूट का नेम, जो यूनिवर्सिटी का नेम है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नेम एंटर कीजिए। और उसके बाद उनके कोर्स का नेम पूछा जा रहा है, आप उनके कोर्स का नेम मेंशन कीजिए। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन कीजिए, क्वालिफ़िकेशन एट द एंड ऑफ कोर्स, मतलब कि जब इनकी क्वालिफ़िकेशन पूरी होगी तो उनको कौन सी डिग्री जो है वो इशू होगी, तो उसका जो लेवल है वो RQF 7 होगा। अगर वो मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो वो सिलेक्ट करके उसके बाद आपने देखना है आर दे गोइंग टू बी अ स्टूडेंट्स यूनियन स्पेशल ऑफिसर। तो अगर ये तो वैसे हम उमूमन अप्लाई नहीं होता, इसको नो करके आप 7 कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद उनके कोर्स की स्टार्ट और एंडिंग डेट पूछी जा रही है। यहाँ पे आप उनके कैसे उनकी कोर्स स्टार्ट डेट और कोर्स एंड डेट मेंशन करके 7 कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद मेन एप्लीकेंट की प्राइमरी प्लेस ऑफ स्टडी पूछा जा रहा है कि वो कहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, तो वो सारी डिटेल्स डाल के आप 7 कंटिन्यू करें। देन मेन एप्लीकेंट मीन स्टूडेंट का कैश जो है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि उनको ऑलरेडी कैश मिल चुका है नहीं। अगर उनको मिल चुका है, यस करके उसका कैश नंबर यहाँ पे एंटर कीजिए। उसके बाद यहाँ पे 7 कंटिन्यू कीजिए। स्टूडेंट लोन, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि अगर आप या आपका जो हस्बैंड या वाइफ है वो स्टूडेंट लोन पे रिलाई कर रहे हैं तो यस करके उसकी डिटेल्स दें, अगर नहीं तो नो करके 7 कंटिन्यू कीजिए। फ्यूचर ऑफिशियल स्पॉन्सर, तो क्या मेन एप्लीकेंट को स्पॉन्सर किया है किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, तो अगर किया है तो उसको यस कीजिए और उसके बाद उनकी सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कीजिए कि वो उनको किसने स्पॉन्सर किया। अगर नहीं तो नो करके 7 कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद ये सारी डिटेल्स आपने चेक करनी है कि ये सब करेक्ट हैं। इनको चेक करने के बाद कंटिन्यू कीजिए। कॉन्टैक्टिंग यू बाय ईमेल, यहाँ पे वो आपसे आपका ईमेल पूछ रहे हैं कि ये जो ईमेल आपने प्रोवाइड किया है ये आपसे ही बिलोंग करता है। तो अगर ये आपसे बिलोंग करता है तो आप यू सिलेक्ट करके कंटिन्यू कीजिए। अगर आप किसी और के भी हाफ पे अप्लाई कर रहे हैं तो समवन एल्स करके 7 कंटिन्यू करें। वो एडिशनल ईमेल का पूछ रहे हैं, अगर आप कोई और ईमेल देना चाहते हैं तो यस करके दीजिए, अगर नहीं है तो नो करके 7 कंटिन्यू करें। योर टेलीफ़ोन नंबर, आप अपना वो टेलीफ़ोन नंबर दीजिए जो आपके यूज़ में है, तो जिस पे वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कांटेक्ट नंबर प्रोवाइड करके आपसे पूछेंगे कि ये नंबर आपके यूज़ में यूके में रहते हुए होगा या यूके से बाहर रहते हुए होगा। तो जो इस आपके जो आपको सूट करता है ऑप्शन, इसमें उसको टिक कीजिए। और उसके बाद ये नंबर आपके घर का है या मोबाइल नंबर है, बिज़नेस टेलीफोन नंबर है, तो अगर मोबाइल नंबर है तो उसको टिक करके 7 कंटिन्यू करें। उसके बाद पूछते हैं आपके पास और कोई टेलीफोन नंबर है, अगर है तो यस करके प्रोवाइड कीजिए, नहीं है तो नो करके 7 कंटिन्यू करें। उसके बाद पूछा जा रहा है कि आपको हम किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन या किसी भी इंक्वायरी के लिए। तो आप यहाँ पे जो आपको सूट करता है उसको चूज़ कीजिए। सबसे बेस्ट फर्स्ट ऑप्शन है कि वो आपको टेलीफोन कॉल और SMS के ज़रिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसकी मैंने सारी डिटेल आपको प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट की जो अप्लाई करने की जो वीडियो थी उसमें सब समझा दिया था। तो योर नेम, ओके, यहाँ पे आपसे आपका नाम पूछ रहे हैं, मेन जो डिपेंडेंट का नेम है, तो यहाँ पे आप अपना नाम प्रोवाइड कीजिए, फैमिली नेम। उसके बाद 7 कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद पूछ रहे हैं कि आपका पहले कभी कोई और नाम था, नहीं तो नो करके 7 कंटिन्यू कीजिए। यहाँ आपके जेंडर के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आप अपना जेंडर सिलेक्ट कीजिए। अगर आप फीमेल तो फीमेल सेलेक्ट करें। आपका रिलेशनशिप स्टेटस सिलेक्ट कीजिए, मैरिड हैं आप। ऑब्वियसली अगर आप डिपेंडेंट एज ए डिपेंडेंट जा रहे हैं तो आप मैरिड होंगे या सिविल पार्टनर होंगे, चूज़ करके नेक्स्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप अपना एड्रेस प्रोवाइड कीजिए और आपका कोरिस्पोंडेंस एड्रेस सेम है या डिफरेंट है, उसके अकॉर्डिंगली उसको सिलेक्ट करके 7 कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये प्रॉपर्टी किससे बिलोंग करती है। तो अगर तो ये आपके हस्बैंड से बिलोंग करती है
तो आप यहाँ पे कितने टाइम से रह रहे हैं, आपकी शादी को कितना टाइम हुआ, आप कब से यहाँ पे मूव हैं। अगर आप इसके ऑनर हैं तो आप यहाँ पे आई ऑन इट कीजिए, रेंट पे हैं तो रेंटेड कीजिए। और अगर आपके हस्बैंड के नाम पे है तो अदर करके उनकी यहाँ पे मेंशन कर दीजिए कि ये मेरे हस्बैंड के नाम पे है, या फिर उनके फादर के नाम पे है तो आप यहाँ पे लिखिए कि हम एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं और ये जो प्रॉपर्टी है ये उनके फादर को बिलोंग करती है। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू कीजिए। योर पासपोर्ट, यहाँ पे वो आपसे आपके पासपोर्ट के डिटेल्स पूछ रहे हैं तो आप अपना पासपोर्ट नंबर एंटर कीजिए यहाँ पे। उसके बाद इशूइंग अथॉरिटी, विच मीन्स कि आपका पासपोर्ट जो है वो कौन सी कंट्री से है, कौन सी प्लेस से इशू है, कौन से सिटी से इशू है, तो वहाँ पे आप अपना सिटी नेम या फिर कंट्री नेम मेंशन कीजिए। उसके बाद वो पूछ रहे हैं आपसे आपकी इशू डेट कि पासपोर्ट इशू डेट क्या है, यहाँ पे आप अपनी पासपोर्ट इशू डेट लिखिए। उसके बाद एक्सपायरी डेट का पूछा जा रहा है पासपोर्ट की, यहाँ पे आप अपनी पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट मेंशन कीजिए। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कीजिए। योर आइडेंटिटी कार्ड, अगर आपके पास कोई वैलिड आइडेंटिटी कार्ड है तो आप येस करके अपना आईडी कार्ड नंबर प्रोवाइड कीजिए। इशूइंग अथॉरिटी के बारे में पूछा जा रहा है कि वो मतलब कौन से कंट्री से इशू है, तो यहाँ पे आप अपने कंट्री नेम मेंशन कीजिए, इशू डेट जब जिस डेट को इशू हुआ है, और उसके बाद उसकी एक्सपायरी डेट एंटर करके सेव एंड कंटिन्यू कीजिए। अगर नहीं है तो आप नहीं भी एंटर कीजिए, कोई इशू नहीं है। योर नेशनलिटी, तो उसके बाद यहाँ पे आप अपनी कंट्री ऑफ नेशनलिटी लिखिए, जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ, आप कहाँ पे आपकी बर्थ हुई है उस कंट्री का नेम लिखिए। प्लेस ऑफ बर्थ, जिस सिटी में आपकी पैदाइश हुई आप उसका नेम यहाँ पे लिखिए। तो अगर आप किसी और कंट्री में आपकी बर्थ हुई थी तो आप उसी का ही कंट्री नेम और सिटी नेम आप बताइएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ पूछ रहे हैं, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन कीजिए। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कीजिए। योर अदर नेशनलिटीज़, यहाँ पूछा जा रहा है कि अगर आपके पास कोई और नेशनलिटी या ड्यूल नेशनलिटी होल्डर है तो आप यहाँ पे यस करके उसकी डिटेल्स देंगे, अगर नहीं है तो नो करके सिलेक्ट सेव एंड कंटिन्यू कीजिए। योर रिलेशनशिप, आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, आप मैरिड हैं, सिविल पार्टनर या अनमैरिड हैं, तो आप ऑब्वियसली अगर डिपेंडेंट अप्लाई करें तो मैरिड है, मैरिड सेलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है मेन एप्लीकेंट रिलेशनशिप एविडेंस। इसमें ये पूछ रहे हैं कि आपने पहले कोई एप्लीकेशन फ़िल की थी किसी भी पर्पज़ के लिए और उसमें आपने कोई अपना एविडेंस प्रोवाइड किया था, तो अगर आपने पहले कभी भी अप्लाई नहीं किया तो आप नो करके सेव एंड कंटिन्यू कीजिए। करंट रिलेशनशिप स्टेटस, वो अभी आपका उनके साथ क्या रिलेशन है, आप अभी भी मैरिड हैं, आप अभी भी उनके साथ रिलेशनशिप में हैं, तो यस करके सेव एंड कंटिन्यू कीजिए। योर प्लान ट्रैवल इन्फॉर्मेशन, ये पूछ रहे हैं कि आपने कब वहाँ पे ट्रैवल करना है, तो जो आपकी प्लान डेट जो मतलब एक एक्सपेक्टेड डेट है वो यहाँ पे एंटर करके सेव एंड कंटिन्यू करें। स्पोकन लैंग्वेज प्रेफरेंस, इसमें पूछ रहे हैं कि हम आपसे किस ज़ुबान में बात कर सकते हैं, अगर कोई उनकी इंक्वायरी हो तो आप इंग्लिश सेलेक्ट कीजिए। अगर आप इंग्लिश नहीं बोल सकते तो अदर करके जो लैंग्वेज आपको आती है वो सेलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू कीजिए। योर करंट पार्टनर, यूज़ योर करंट पार्टनर्स पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट, ओके इफ़ दे हैव वन टू कम्प्लीट। ओके, आपके जो पार्टनर हैं जो मतलब मेन एप्लीकेंट हैं, आपने उनका पासपोर्ट पे जो गिवन नेम है वो एंटर कीजिए, फैमिली नेम जो है वो एंटर कीजिए। उसके बाद उनकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन कीजिए। उसके बाद कंट्री ऑफ नेशनलिटी, उनकी नेशनलिटी मतलब किस कंट्री में रहते हैं वो एंटर कीजिए। उसके बाद डू दे लिव करंटली विद यू, अगर आपके साथ रहते हैं तो येस कीजिए। विल दे बी ट्रैवलिंग विद यू, अगर आप उनके साथ ट्रैवल करें तो येस करके उनका पासपोर्ट नंबर एंटर कीजिए, सेव एंड कंटिन्यू कीजिए। अगर आप उनके साथ ट्रैवल नहीं कर रहे तो नो करके फिर सेव एंड कंटिन्यू कीजिए। पीपल फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन यू, अगर आप हस्बैंड हैं और आपके बच्चे हैं, ठीक है, तो वो आप पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं, तो अगर तो आप इस तरह से अप्लाई कर रहे हैं कि आपके ऊपर आपके 18 ईयर्स बिलो बेबीज़ हैं तो यस करके सेव एंड कंटिन्यू कीजिए। तो अगर नहीं है तो नो करके सेव एंड कंटिन्यू कीजिए। इसका मतलब ये होता है कि वो आप पे रिलाई करते हैं कि आप उनको क्या कहते हैं पालते हैं, आप उनकी जो अखराजात है वो उठाते हैं, ठीक है। तो ये उसके अबाउट सारा पूछा जा रहा है, तो इस लिहाज से आप ज़रा देख सोच के समझ के फिर उसके बाद इसका सिलेक्शन कीजिएगा। तो अगर आपका कोई बेबी नहीं है तो आप नो करके सेव एंड कंटिन्यू कीजिए। गिव डिटेल्स अबाउट योर फर्स्ट पेरेंट,
ओके, ये डिपेंडेंट से पूछा जा रहा है कि आप अपने पेरेंट्स की डिटेल दीजिए। ठीक है, पहले आप अपनी मदर की डिटेल्स दीजिए, उनका फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, उनकी डेट ऑफ बर्थ और उनकी नेशनैलिटी। और उसके बाद क्या कहते हैं, उनके पास वो यही नेशनैलिटी हमेशा से उनके पास थी या उनके पास कोई और नेशनैलिटी भी थी तो वो भी आपको प्रोवाइड करनी होगी। अगर नहीं थी तो आप येस करके सेव एंड कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद आप अपने फादर की डिटेल्स एंटर करेंगे, उनका फ़र्स्ट नेम, उनका फैमिली नेम, उसके बाद उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनकी कंट्री ऑफ नेशनैलिटी और उसके बाद उनकी जो नेशनैलिटी है वो हमेशा से इसी नेशनैलिटी पे रह रहे हैं। अगर नहीं तो जो उनकी नेशनैलिटी है वो दीजिए, नहीं अगर सेम एड्रेस पे हमेशा से हैं तो येस करके सेव एंड कंटिन्यू कीजिए। फैमिली हु लिव इन द यूके, ये आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी कोई फैमिली अगर यूके में रहती है, जैसे कि आपकी कोई इमीडिएट फैमिली सच है, मतलब कि कोई हस्बैंड या आपकी वाइफ या आपका चाइल्ड या आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके ग्रैंड चाइल्ड और आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ जो है उनकी फैमिली वहाँ पे रहती है, तो आप उसके बारे में अगर वहाँ पे कोई रहते हैं तो आप यस करके उनकी डिटेल्स शायद आपसे आगे पूछेंगे। अगर नहीं रहती तो आप नो करके सेव एंड कंटिन्यू कीजिए। ट्रैवलिंग एज पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप किसी ग्रुप के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो यस करके उस कंपनी या ग्रुप का नाम दीजिए। अगर आप इंडिविजुअल ट्रैवल कर रहे हैं, अपने हस्बैंड के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो नो करके सेव एंड कंटिन्यू कीजिए। ट्रैवलिंग विद अनदर पर्सन, अगर आप अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के अलावा किसी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो यस करके उनकी डिटेल्स दीजिए। तो अगर आप उनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे नो सेलेक्ट करना होगा। इवन आप इंडिविजुअली ट्रैवल कर रहे हैं तभी आप नो सेलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू कीजिए। वेयर यू विल स्टे इन द यूके, ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप वहाँ पे कहाँ जाके रहने वाले हैं। तो यहाँ पे आप फिर या नो कीजिए अगर तो आपने अभी तक बुकिंग नहीं की, तो अगर किया तो यस करके उन्हें बताइए कि आप वहाँ जाके कहाँ पे रहेंगे। उसका आपको पोस्टल कोड प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आप नो करेंगे तो उसके बाद आपसे ये पूछा जा रहा है कि वेयर डू यू प्लान टू स्टे इन द यूके, मतलब वहाँ जाके कहाँ रहने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है कि मतलब आप यूनिवर्सिटी के करीब जहाँ पे भी आपको एकोमोडेशन अवेलेबल होगी, प्राइवेट एकोमोडेशन, आप वहाँ पे जाके रहेंगे। तो ये अगर आप वहाँ जाके चूज़ करने वाले हैं तो यहाँ पे मेंशन कीजिए कि हम वहाँ जाके देखेंगे। अगर इनिशियली आपके वहाँ पे कोई रिलेटिव कोई भी है जो फैमिली फ्रेंड है जिसके पास आप रहने वाले हैं तो मेंशन कीजिए। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कीजिए। यूके ट्रैवल हिस्ट्री, अगर आपने पिछले 10 सालों में कभी यूके ट्रैवल किया तो यस करके उसकी डिटेल्स आप दीजिए। अगर नहीं कभी किया तो आप नो करके सेव एंड कंटिन्यू कीजिए। यूके वीज़ा एप्लीकेशन, हैव यू बीन इशूड विद द यूके वीज़ा, अगर आपको पहले यूके वीज़ा इशू हुआ है 10 सालों में तो यस करके उससे डिटेल दें। अगर नहीं तो नो करके सेव एंड कंटिन्यू करें। ट्रैवल टू दिस कंट्रीज़, अगर आपने इनमें से किसी कंट्री में पहले कभी ट्रैवल किया है 10 सालों में तो उसकी आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे बतानी है कि मतलब आपने एक बार ट्रैवल किया है, कितनी बार ट्रैवल किया। अगर नहीं किया तो ज़ीरो करके सेव एंड कंटिन्यू कीजिए। अगर आपने उनके अलावा किसी कंट्री में ट्रैवल किया है तो यस करके फिर आपको उसकी एंट्री और एग्ज़िट डेट्स प्रोवाइड करनी होगी। अगर नहीं तो नो करके सेव एंड कंटिन्यू कीजिए। इमिग्रेशन हिस्ट्री फॉर ईदर द यूके और एनी अदर कंट्री अगर आपका पहले कभी कहीं वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है या कहीं से आप असाइलम के लिए गए हैं, वहाँ से आपका असाइलम रिफ्यूज़ हुआ है या बॉर्डर पे आपको रिमूव कर दिया गया, डिपोर्ट हुए हैं कहीं से, या कोई भी मतलब इस तरह का आपके कोई रूल अप्लाई होता है तो यस करके डिटेल्स हैं, वरना नो करके सेव एंड कंटिन्यू करें। ब्रीच ऑफ यूके इमिग्रेशन लॉ, तो इसमें आपने बताना है कि कभी आप यूके इलीगल एंटर हुए हैं या कभी आपने वहाँ पे ओवर स्टे किया है या आपने विदाउट परमिशन वहाँ पे काम किया हो। तो अगर ऐसा कुछ है तो यस कीजिए, वरना नो करके सेव एंड कंटिन्यू कीजिए। प्रोफेशन रिक्वायरिंग ओवरसीज़ क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक, तो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि आपकी क्या कहते हैं ऐसी जगह पे कोई जॉब है जहाँ पे ओवरसीज़ क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक हो। अगर है तो यस, अदरवाइज नो करके सेव एंड कंटिन्यू कीजिए। नेक्स्ट पूछते हैं कन्विक्शंस एंड अदर पेनल्टीज़, मीन कि आपने यूके में या यूके से बाहर कहीं पे कोई क्रिमिनल एक्ट किया है या ऐसी आपको कोई पेनल्टी पड़ी है, ड्राइविंग ऑफेंस हो गया या फिर ओवर स्पीडिंग टाइप हो गई या फिर कोई आपके ऊपर मुकदमा चला है या इस तरह की कोई भी चीज़ अगर आप पे अप्लाई होती है तो उसे चूज़ करके डिटेल दीजिए, अदरवाइज नो करके सेव एंड कंटिन्यू कीजिए। यहाँ पे वो पूछा जा रहा है कि आपने कभी किसी वार में किसी मतलब खाना जंगी में किसी इस तरह के माहौल में आपने कभी आपका नाम है, आपने कभी हिस्सा लिया, अगर है तो यस, नहीं तो नो करके सेव एंड कंटिन्यू कीजिए। टेररिस्ट एक्टिविटीज़, मतलब आपने कभी किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक में रहे हैं या उनको आपने सपोर्ट किया है, ठीक है। तो इनमें से अगर कोई भी चीज़ आप पे अप्लाई होती है तो यस कीजिए और उसकी डिटेल दीजिए। अगर नहीं तो नो करके आई हैव रीड ऑल द इन्फॉर्मेशन करके सेव एंड कंटिन्यू कीजिए। एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस,
इसमें वो बता रहे हैं कि आप अगर कभी इस ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर रहे हों या आपने किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट किया हो जो एक्सट्रीमिज़म पे बिलीव रखती हो, तो अगर ऐसा है तो आप यस करके उसकी डिटेल्स दीजिए, अगर नहीं तो नो करके सेवन कंटिन्यू कीजिए। पर्सन ऑफ गुड करेक्टर। इसमें पूछा जा रहा है कि आपने कभी ऐसी एम्प्लॉयमेंट या मतलब पेड या अनपेड कोई एक्टिविटी की है किसी नॉन यूके गवर्नमेंट के साथ जो ख़तरनाक हो यूके के लिए या इसके अलाइज के लिए, या आप ऐसे एक पर्सन है जो गुड करेक्टर के नहीं है, ठीक है। इसमें भी आप यस करके डिटेल दें, अगर नहीं तो नो करके सेवन कंटिन्यू कीजिए। आर यू रिलेट टू योर पार्टनर। इसमें पूछा जा रहा है कि आप शादी से पहले अपने हस्बैंड से या अपनी वाइफ से रिलेशन में थे, अगर यस तो यस कीजिए, अगर नहीं तो नो करके सेवन कंटिन्यू कीजिए। योर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। अगर आपने कभी इनमें से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है तो उसको टिक कीजिए और उसकी डिटेल दीजिए। अगर नहीं किया तो आई हैव नॉट वर्क इन एनी ऑफ दिस जॉब्स करके सेवन कंटिन्यू कीजिए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट योर एप्लीकेशन। यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाती है, तो अगर आपने कुछ मतलब बताना है एम्बेसी वालों को अपने बारे में तो आप यहाँ पे लिख के उनको बता सकते हैं, अदरवाइज़ सेवन कंटिन्यू कीजिए। चेक योर आंसर्स। यहाँ पे आपका सारा डाटा अवेलेबल है, ठीक है। आप इसको एक बार रीड कर लीजिए, तो अगर कोई मिस्टेक है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर सब ओके है तो आप कंटिन्यू कीजिए। एविडेंस ऑफ हाउ यू विल बी मेंटेन्ड एंड अकोमोडेटेड। इसमें पूछा जा रहा है कि आपके जो मेन एप्लीकेंट जो है उन्होंने अपने फ़ंड्स में प्रोवाइड कर दी आपकी सारी फ़ंड्स जो आपके लिए रिक्वायर्ड होंगे। अगर उनकी एप्लीकेशन में ऑलरेडी फ़ंड्स अवेलेबल हैं या आप जॉइंट अकाउंट होल्ड करते हैं तब भी आप इसको यस सेलेक्ट करें। अगर तो आपका सेपरेट अकाउंट है और अपने फ़ंड्स सेपरेटली प्रोवाइड करेंगे तो आप इसको नो करके सेवन कंटिन्यू कीजिए। तो यहाँ पे आपने मतलब उनको वहाँ पे रहने के लिए जो फ़ंड्स शो करने हैं उनके बारे में डिटेल्स देनी है कि वो आपने किस बैंक में रखे हैं। बैंक का नाम बताइए यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे हबीब बैंक का नाम दे देता हूँ, हबीब बैंक लिमिटेड। देन आप उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, स्टेटमेंट, लेटर फ्रॉम बैंक, जो अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट या लेटर होता है, आप वो सिलेक्ट करके तो उसके बाद सेवन कंटिन्यू कीजिए। अगर और कुछ नहीं है तो नो करके सेवन कंटिन्यू कीजिए। डॉक्यूमेंट्स, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोवाइड करने हैं। तो पासपोर्ट हो गया सबसे पहले, उसके बाद स्टेटमेंट, अकाउंट मेंटेनेंस लेटर, और उसके बाद आपका एमआरसी और एफआरसी अगर अवेलेबल है तो वो भी अटैच कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर आप खुद करना चाहें तो आप खुद भी अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज़ वीएफएस सेंटर से अपलोड करवा लीजिएगा। इसकी डिटेल मैंने दूसरी वीडियो में दी थी। और आपको टीवी टेस्ट चाहिए होगा। उसके बाद सेवन कंटिन्यू कीजिए। चेक योर आंसर्स। यहाँ पे अपने सारे आंसर्स चेक कर लीजिए, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिए। अगर कोई मिस्टेक है तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, बाद में चेंजेबल नहीं होगी। कंडीशंस, ओके। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आपकी वीज़ा एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाती है, ठीक है, तो उसके बाद अगर हम वहाँ पे इलीगल रहते हैं, ठीक है, विदाउट परमिशन, तो आप रिटेन हो सकते हैं, प्रोसिक्यूट हो सकते हैं, आपको वहाँ से निकाला जा सकता है, ठीक है। आप काम करना आपको अलाउ नहीं होगा वगैरह वगैरह। सेवन कंटिन्यू कीजिए। डिक्लेरेशन। इसमें पूछा जा रहा है कि जो आपने मतलब डिटेल्स इनको प्रोवाइड किए हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपने इनको प्रोवाइड की है, ठीक है, और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपने इनको एविडेंस प्रोवाइड करने हैं वो सब आपके नॉलेज में बिल्कुल पूरा उतरते हैं, ठीक है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं, आपने कोई गलती नहीं की है। तो और अगर आप किसी के बिहाफ पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्या कहते हैं यहाँ पे उसको उनको अवेयर करना होगा कि आप उनके बिहाफ में मतलब अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें इस बात का नॉलेज होना चाहिए। और उसके बाद अगर आपने कोई इनको गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो आप यूके में एंटर होने से बैन हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे कंफर्म करना है कि आप 18 ईयर से अबव आपकी एज है, या आप एप्लीकेंट हैं जो जिसकी एज 18 ईयर से अंडर है, या फिर आप अपने क्या कहते हैं 18 ईयर्स अंडर चाइल्ड के बिहाफ पे अप्लाई कर रहे हैं, या फिर आप किसी और के बिहाफ पे ये एप्लीकेशन जो है वो फिल कर रहे हैं। उसके बाद एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू कीजिए। चेक योर आंसर्स। यहाँ पे अपने सारे इन्फॉर्मेशन देख लीजिए और सेवन कंटिन्यू कीजिए। IHS, वेल यहाँ पे आके फिर आपने अपनी IHS फ़ीस पे करनी है IHS की वेबसाइट पर जाकर। तो यहाँ इससे पहले आपको अपने सारे डाटा जो है वो एक बार रिव्यू कर लेना है, उसको रीड कर लेना है कि उसमें कोई
मिस्टेक ना हो, ठीक है, क्योंकि IHS फ़ी पे करने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन को चेंज नहीं कर सकते। ये जब आप एप्लीकेशन फ़िल कर लेंगे तो उसके बाद आपको इसकी टोटल कितनी अमाउंट आपके लिए एप्लीकेबल आप पे होगी वो आपको शो हो जाएगा। तो इसको कंटिन्यू करते हैं। इन समरी आ जाती है। यहाँ पे आपने फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे आपसे लोकेशन पूछेगा, आर यू अप्लाइंग फ्रॉम विद इन द यूके, नहीं, अब यूके से बाहर से अप्लाई करें। आर यू अप्लाइंग टू स्टे इन आइजल ऑफ मैन जर्सी और गुernsey, यहाँ पे भी आप नो करेंगे क्योंकि आप लंदन में या किसी भी दूसरे सिटी में अगर रहने वाले हैं। 7 कंटिन्यू कीजिए। योर डिटेल्स, यहाँ पे आपको अपना टाइटल ऐड करना है। अगर आप मेल हैं तो आप मिस्टर एंटर कीजिए, अगर आप फीमेल हैं और मैरिड हैं तो आप मिसेस एंटर कीजिए। MRS, उसके बाद आप अपना नेम आपका ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन होगा, फैमिली नेम, ईमेल, नेशनलिटी, वीज़ा रूट, वीज़ा टाइप और कोर्स स्टार्ट डेट आपको खुद मेंशन करनी है। यहाँ पे अपनी कोर्स स्टार्ट डेट अपने मेन एप्लीकेंट की कोर्स स्टार्ट डेट मेंशन कीजिए, कोर्स एंड डेट कब उनका कोर्स ख़त्म हो रहा है वो एंटर कीजिए। उसके बाद आर यू अप्लाइंग टू कंटिन्यू ऑन द सेम एप्लीकेशन। अगर आपने लास्ट टाइम कभी अप्लाई किया था वहाँ पे तो आप यस कीजिए, अगर नहीं किया था तो नेक्स्ट फिर आप अपना पासपोर्ट नंबर कंफर्म कीजिए, ये सेम है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करने के बाद 7 कंटिन्यू कीजिए। समरी, यहाँ पे आपसे मज़ीद चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो पर्सन यूर ज्वाइनिंग और रिमेन विद एंटर द वीज़ा एक्सपायरी डेट, ओके। उनका वीज़ा एक्सपायरी डेट होगा, एक एक्सपेक्टेड डेट आपने वहाँ पे देनी है कि मतलब कब तक उनका वीज़ा एक्सपायर होगा। तो आपकी जब कोर्स ख़त्म हो रहा है तो आप वो सेम डेट यहाँ पे प्रोवाइड कीजिए। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था तो इसलिए कि मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गया था थोड़ा। तो उसके बाद 7 कंटिन्यू कीजिए। द पर्सन यूर ज्वाइनिंग और रिमेन विद, ओके। तो यहाँ पे आप अपने जो मेन एप्लीकेंट है उनकी डिटेल्स दीजिए और कंफर्म कीजिए उनका सब यहाँ पे डाटा ठीक है। उनका वीज़ा रूट जो है अगर वो स्टूडेंट तो स्टूडेंट सेलेक्ट कीजिए और वीज़ा टाइप जो है उनका, अगर उनको स्कॉलरशिप इनमें से कोई इशू हुई है तो आप वो चूज़ कीजिए, अदरवाइज़ जस्ट स्टूडेंट चूज़ कीजिए। पासपोर्ट, ट्रैवल डॉक्यूमेंट, उनका पासपोर्ट नंबर आपके पास फ़िलहाल होगा। अगर वो आपके साथ अब ट्रैवल कर रहे हैं तो आप पासपोर्ट नंबर एंटर कीजिए। अगर वो पहले वहाँ पे ट्रैवल कर चुके हैं तो उनका BRP नंबर चाहिए होगा, आप यहाँ पे उनका BRP नंबर एंटर कीजिएगा। उसके बाद उनकी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करके 7 कंटिन्यू कीजिए। समरी अगेन, यहाँ पे फिर आपने जितने वहाँ पे डिटेल्स दी थी वो सब दोबारा से शो हो रही हैं, कंफर्म कर लीजिए। अगर इसमें कोई भी मिस्टेक है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ सब ठीक है। तो दिस डिटेल्स आर करेक्ट, इस पर क्लिक कीजिए। डिक्लेरेशन, इस फॉर्म को आप ठीक तरह से पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप आई एग्री कीजिए। पेमेंट समरी, तो यहाँ पे आके आपको IHS फ़ीस पे करनी है, ठीक है। IHS फ़ीस पे करने के बाद फिर आपको वीज़ा फ़ीस पे करनी होगी और आपको GWF नंबर इशू हो जाएगा। जैसा कि मैंने IHS फ़ी पे कर दी थी तो उसके बाद इस तरह से आपको ईमेल आएगी जिसमें आपका IHS नंबर और आपने कितनी, क्या कहते हैं, वो अमाउंट जो उसको उनको पे की थी वो भी इस पर मैंशन हो। उसके बाद फिर आप जो वीज़ा की फ़ीस पे करेंगे वो पे करने के बाद आपके पास इस तरह से एक फॉर्म आएगा जो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसमें भी आपकी सारी डिटेल्स, नेम और वीज़ा टाइप और जितनी फ़ी आपने पे की है वो उसमें मेंशन होगी। उसके बाद एक VFS की तरफ से आपको ईमेल आ जाएगी जिसके थ्रू आप अपनी बायोमेट्रिक जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। जो आपने चूज़ करना है VFS सेंटर वो आप उसी में सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट मिलेगी, आपके पास लिंक आएगा एम्बेसी वालों की तरफ से, तो आप उस लिंक को क्लिक करके ओपन करेंगे तो आपके पास डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट और सारा डाटा को मिल जाएगा आपको, आप वो डाउनलोड कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट का सेकंड पेज इस तरह से है जिसमें जो डॉक्यूमेंट्स आपने एम्बेसी में सबमिट करवाने हैं, तो इसमें आपका पासपोर्ट होगा और उसके बाद आपका MRC जो है उसकी क्या कहते हैं एक कॉपी जो है वो भी साथ ले जाइएगा, या अपलोड कर देंगे तो भी चलेगा। इसमें लिखा है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इंग्लिश में होने चाहिए, ट्रांसलेटेड कापीज़ होनी चाहिए जो सर्टिफाइड हों, और जो पासपोर्ट होंगे वो ओरिजिनल आपने वहाँ पे VFS सेंटर में सबमिट करवाने हैं। उसके बाद ये सारी डिटेल्स को आपने स्टडी करके टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपने इस पर साइन नहीं करना, ये आप अगर साइन चाहिए होंगे तो VFS सेंटर में आपसे साइन ले लेंगे, अदरवाइज़ वैसे वो साइन नहीं लेते। इसमें ये मेंशन है कि जब आप UK जाएंगे तो 10 दिन के अंदर अंदर आपको वहाँ पे जाके अपना BRP कार्ड कलेक्ट करना पड़ेगा, जो लोकेशन उनको जो आपने पोस्टल कोड दिया होगा। उसके बाद ये कवर लेटर का एक फॉर्मेट मैंने अटैच नहीं किया था,
तो अगर आप करना चाहें तो कर लीजिए। मैंने एक सैम्पल आपके सामने रख दिया है, इसको एडिट करके आप इसमें अपनी डिटेल्स एंटर कीजिए और उसके बाद इसको भी आप अपने VFS सेंटर में, या फिर आप अगर घर से डॉक्यूमेंट स्कैन कर रहे हैं तो आप खुद इसको अपलोड कर सकते हैं, वरना VFS सेंटर से स्कैनिंग करवा सकते हैं। उसके बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो अपने VFS सेंटर में जाके स्कैन करवाने हैं, या अगर आप खुद स्कैन करने वाले हैं तो ये सारी चेक लिस्ट है स्पाउस और यू कैन से डिपेंडेंट के डॉक्यूमेंट्स की। ये सब डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर रहे होंगे, ठीक है। चाहे आप फिर मेल कैंडिडेट हैं या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं। अगर आप फिज़िकल जब वहाँ पे जाएंगे अपॉइंटमेंट के लिए तो वहाँ पे आपको ओरिजिनल पासपोर्ट और ये सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ ले जाइएगा। वैसे रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि आप ये डॉक्यूमेंट्स अगर खुद स्कैन कर चुके हैं तो उनको आपके इन डॉक्यूमेंट से कोई कंसर्न नहीं है। उसके बाद जब आप ये डॉक्यूमेंट्स उनको दे देते हैं या आप खुद स्कैन करके वहाँ पे जाके आप बायोमेट्रिक और पिक्चर दे के आ जाते हैं, तो उसके बाद आपको एक ईमेल आ जाती है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो जा चुके हैं UKVI की तरफ। और उसके बाद फिर आप वेट कीजिए, इंशाल्लाह आपकी BRP ईमेल आएगी सबसे पहले। उसके बाद आपको पासपोर्ट कलेक्शन की ईमेल आ जाएगी, फिर आप जाके अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लीजिए। इसको चेक करने के लिए आप VFS का एक पोर्टल होता है, आप वहाँ से भी अपना डाटा सारा चेक कर सकते हैं कि डाटा से मीन कि आपकी एप्लीकेशन किस स्टेज पे है। ये ऑलरेडी पहले जब सबमिट हो जाएगी UKVI को तो फर्स्ट टिक होगा। उसके बाद अगर कोई डिसीजन बन जाता है, वहाँ से कोई डिसीजन हो जाता है UKVI की तरफ से, तो सेकंड टिक होगा। थर्ड पेज होता है, उसमें पासपोर्ट कलेक्शन का ऑप्शन होता है। आई मीन पासपोर्ट या तो आपके होम एड्रेस पे आ जाएगा अगर आपने वो सर्विस परचेज़ की होगी, अदरवाइज़ आपने वहाँ पे जाके कलेक्ट करना है, तो वो ऑप्शन ठीक होगा। तो उसके बाद आप वहाँ पे जाके अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं। तो उसकी भी ईमेल आपके जो है ना ईमेल पे आ जाती है। तो उसके बाद जब आप पासपोर्ट कलेक्ट कर लेते हैं तो दैट्स इट, फोर्थ ऑप्शन भी ठीक हो जाता है। तो होपफुली आपको इस वीडियो में बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो यहीं पे हम अपनी वीडियो को कंक्लूड करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।